टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड आई मेक वीडियोस ऑन एजुकेशन, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। एजुकेशनल वीडियोस ऑन दिस चैनल एंड ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ब्लॉग्स ऑन माय ब्लॉगिंग चैनल, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही है। तो अभी जाओ जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CFA प्रोग्राम। CFA प्रोग्राम पे मैंने वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, बट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो उस पे एक अलग से वीडियो ही बना देते हैं, स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो, जहां पे हम CFA इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनका डेटा उठाएंगे। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिखेगा और उसको हम डिकोड करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या है एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो इसीलिए एंड तक जरूर देखना। प्लीज मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू आर अ ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट का मतलब ये नहीं है कि मान लो आप अपने BCom में कर रहे थे और BCom का लास्ट ईयर के एग्जाम हो गया और आपने बोला चलो मेरा बैचलर्स डिग्री हो गया, अब मैं जाके रजिस्टर कर लूं CFA एग्जाम के लिए। नहीं, आप कब एलिजिबल होंगे? जब यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर्स प्रोग्राम एंड हैव रिसीव्ड अ डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज। अगर आपके हाथ में डिग्री है तो आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। पहले क्राइटेरिया का नाम ही है बैचलर्स डिग्री, तो आपके पास अगर डिग्री है बैचलर्स की तो आप फिट बैठते हो। सिर्फ आपके फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं और आप इमीडिएटली रजिस्टर करने जा रहे हो तो आप इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठोगे। लेकिन उसके लिए है हमारे पास सेकेंड कैटेगरी। तो देखते हैं सेकेंड कैटेगरी में क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज फॉर दोज who are in the last year of their graduation। जो अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखो इसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि द पीरियड बिटवीन द एग्जाम विंडो यानी आपका CFA का जो एग्जाम है वो और आपका ग्रेजुएशन मंथ, इसमें 11 महीने या उससे कम का गैप चाहिए। यानी मान लो देखो लेवल 1 के एग्जाम्स कब कब होते हैं, कौन से मंथ में होते हैं? फरवरी में होते हैं, मई में होते हैं, अगस्त में होते हैं और नवंबर में होते हैं। तो मान लो आप इस आने वाले अगस्त के अटेम्प्ट के लिए आप बैठना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो अगस्त की जो एग्जाम डेट्स होंगी और जो आपका ग्रेजुएशन मंथ होगा, मान लो आप इस साल लास्ट ईयर में हो, आपके ग्रेजुएशन के, आपके डिग्री के लास्ट ईयर में हो, तो आपको डिग्री मिलने वाली है अगले साल मई 2023। तो अगस्त जो आपकी एग्जाम डेट्स है, CFA लेवल 1 की जो एग्जाम डेट्स है उसमें, और जो आपका ग्रेजुएशन मंथ होगा नेक्स्ट ईयर, उसमें 11 महीने या उससे कम का गैप चाहिए। रजिस्टर आप कभी भी कर सकते हो, ध्यान में रखो, रजिस्टर कभी भी कर सकते हो। एग्जाम डेट की बात हो रही है, एग्जाम डेट और आपका ग्रेजुएशन मंथ, यानी नेक्स्ट ईयर अगर आप ग्रेजुएट होने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई या फिर इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो वो चलेगा। इन द मंथ ऑफ जून भी होने वाले हो तो वो भी चलेगा। 11 मंथ्स का मैक्सिमम 11 मंथ्स गैप हो सकता है, उससे कम रहा तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो ये क्राइटेरिया हो गया अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो या तो आप पहले क्राइटेरिया यानी आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, डिग्री हाथ में आ गई है, उसमें फिट बैठते हो तो पहले वाले में फिट बैठ गए, या फिर अगर आपका अभी तक ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हो तो रजिस्टर कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो आपका एग्जाम का डेट है, CFA लेवल 1 का एग्जाम डेट और जो आपका ग्रेजुएशन मंथ होगा अगले साल, उसमें 11 महीने या उससे कम का गैप चाहिए। अब ये दोनों तो सिंपल थे क्राइटेरिया समझने के लिए। पहला क्या था, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई है, बैचलर्स डिग्री आ गई है। दूसरा क्या था कि आप अपने ग्रेजुएशन के बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हो और एक ग्रेजुएशन मंथ और जो आपकी CFA की लेवल 1 की एग्जाम डेट है, इनमें 11 महीने या उससे कम का गैप है। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना कि लेवल 2 में बैठने से पहले आपका बैचलर्स डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में रजिस्टर करवा ले रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो लेवल 1 का चलेगा, 11 महीने का गैप रहा तो। बट लेवल 2 के लिए जब आप अपीयर करोगे तो यू शुड हैव योर बैचलर्स डिग्री इन योर हैंड, तो ही आप लेवल 2 के लिए बैठ सकते हो। अब बात करते हैं सबसे कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया, जो 3rd नंबर का क्राइटेरिया है उसके लिए। यूजुअली तो पहले 2 क्राइटेरिया में ही बच्चे फिट बैठ जाते हैं। इस क्राइटेरिया के लिए कुछ
बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, बट यू शुड नो दिस क्राइटेरिया, आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। तो थर्ड क्राइटेरिया है यू हैव प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4000 आवर्स। 4000 घंटों का आपके पास प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस अगर है, और वो 4000 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस आपने 3 साल में मिला के कंप्लीट किया है, यानी मिनिमम 3 इयर्स में वो कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो यू आर एलिजिबल। कितने घंटे का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए? 4000 वर्क आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या क्या काउंट होगा? वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा आपका इंटर्नशिप, बट वो पेड होना चाहिए, आपका आर्टिकलशिप, बट वो पेड होना चाहिए, आप अपने खुद के बिजनेस में थे वो भी चलेगा, बट आपको वहां पे अच्छे से प्रोफेशनली पेमेंट किया जा रहा था, आपके पास कुछ ऐसा स्किल था, एनालिटिकल स्किल बोल सकते हो, टीम वर्क बोल सकते हो, लीडरशिप स्किल बोल सकते हो, या कोई भी आपके पास ऐसा स्किल था जिसके वजह से, अलग कुछ स्किल था जिसके वजह से आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही थी अपने खुद के बिजनेस से। आप अपने पापा के बिजनेस में कर रहे थे काम, वो भी वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, लेकिन वहां पे भी आपको प्रोफेशनली सैलरी पे कर रहे थे। यानी सैलरी पे कब की जाती है? जब ये समझा जाता है कि आपके पास है वो स्किल, यानी इसीलिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके पास है वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्किल। तो इसीलिए पेड इंटर्नशिप, पेड आर्टिकलशिप, पेड बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, ओन बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, और यूर वर्किंग इन योर फादर्स बिजनेस, वो भी चलेगा, बट यू शुड बी पेड। अब जो चौथा क्राइटेरिया है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से ध्यान लगा के सुनो। तो देखो, मान लो आप एजुकेशन ले रहे थे बट बीच में आपको छोड़ना पड़ा, आपने बीकॉम के लिए एडमिशन लिया था पर 2 ही साल किया, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ा किसी रीजन से, उसके बाद आपने कहीं पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, साथ ही साथ आपके पास एजुकेशन का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, यानी कॉम्बिनेशन है, वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत एजुकेशन है, तो इन दोनों को मिला के 4000 घंटे अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। तो मैम वर्क एक्सपीरियंस में तो समझ में आया 4000 घंटे कैसे काउंट होंगे, जैसे कि जितना समय ऑफिस में यूजुअली हम 9 आवर्स काम करते हैं, 8 to 9 आवर्स, तो ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा, बट एजुकेशन का कैलकुलेशन कैसे करना है? तो एजुकेशन का 1 साल इज कंसिडर्ड एज 1000 आवर्स। तो मान लो आपके 2 साल हुए थे एजुकेशन के, तो आपके पास 2000 आवर्स का वहां पे क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। बाकी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अगर 2000 आवर्स है तो टोटल मिला के आपके पास 4000 आवर्स है, तो आप अगेन एलिजिबल हो। लेकिन ऐसे केस में आपको ध्यान में ये रखना है कि एजुकेशन का जो टाइम था और जो वर्क एक्सपीरियंस का जो टाइम था वो ओवरलैप नहीं हो रहा है। मान लो आप बैचलर्स डिग्री कर रहे थे और साथ ही साथ आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, तो ये वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। द एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड द वर्क एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया कैन नॉट ओवरलैप, द टाइम पीरियड कैन नॉट बी द सेम। यानी आपने सपोज फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया बीकॉम का, फिर छोड़ दिया और फिर कहीं पे आप जॉब करने लगे, तो वो वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। और हाँ, ये जहां पे भी हम वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फील्ड में हो या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में हो। वो जब हमको चार्टर चाहिए होता है, चार्टर होल्डर बनना होता है, तब वो पर्टिकुलर फील्ड्स में चाहिए होता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो हम वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं वो नॉट नेसेसरी इट शुड बी इन इन्वेस्टमेंट फील्ड और फाइनेंस रिलेटेड फील्ड। ओके, सो एजुकेशन पीरियड एंड द वर्क एक्सपीरियंस पीरियड शुड नॉट बी overlapping. So एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, what are the 4 eligibility criteria to register for CFA program. Number 1, completed bachelor's degree. You have a bachelor's degree. You are a graduate. Number 2, you are in the last year of your graduation. So the period between the graduation month and your exam date, CFA level 1 exam date and the graduation month, the period between this should be 11 months or less. Third, you have 4000 hours of professional work experience. Now professional work experience does not need to be in the field of investment. Fourth, you have combination of work experience and education experience of 4000 hours. यहाँ पे education का 1 साल will be treated as 1000 hours. अब
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो गए, लेकिन क्या आपके ये जो प्रूफ्स है, मार्कशीट्स है, ये जो सब प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ है, ये आपसे इंस्टीट्यूट मांगता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नहीं मांगता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी मांग सकता है। इवन आप CFA मेंबर बन जाने के बाद, चार्टर होल्डर बन जाने के बाद भी मांग सकता है, कभी भी मांग सकते हैं। तो अगर आप तब उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए आपके प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस का प्रूफ या फिर आपके एजुकेशन का प्रूफ, देन यू विल बी इन प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट, ये सब हो जाने के बावजूद आपके पास और क्या चाहिए? इनमें से किसी एक में फिट बैठे पर आपके पास चाहिए इंटरनेशनल पासपोर्ट ऑन द डे ऑफ गिविंग एग्जाम। CFA एग्जाम में बैठ रहे हो आप जब, तो उस दिन आपके पास पासपोर्ट चाहिए। एक दिन पहले अगर एक्सपायर हो गया था तो वैसा नहीं चलेगा, आपके पास वैलिड इंटरनेशनल पासपोर्ट चाहिए। एंड एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जाम्स जो है वो इंग्लिश में होते हैं, तो किसी और रीजनल लैंग्वेज में इसके एग्जाम्स कंडक्ट नहीं रहते। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू अपीयर फॉर योर एग्जाम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। अगर आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूजन है किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेके या किसी पर्टिकुलर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो मेक श्योर यू कॉमेंट। मैं आपके कॉमेंट रीड करके उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। तो मेक श्योर यू कॉमेंट योर डाउट्स और यू हैव सर्टन टॉपिक्स इन योर माइंड जिस पे आपको चाहिए मैं वीडियो बनाऊं, तो मेक श्योर यू डू कॉमेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।